हमने बहुत सारे पार्ट मतलब लगभग सारे पार्ट्स इसके चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने शुरुआत की थी केमिकल एनालिसिस से। फिर हमने बायो मैक्रो और माइक्रो दोनों मॉलिक्यूल्स को पढ़ा। फिर हमने उन्हीं के पूरे एलाबोरेट स्ट्रक्चर्स को सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। फिर मेटाबॉलिज्म पढ़ा, लिविंग स्टेट पढ़ा, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं सब पढ़ा। अब हम लोग सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एंजाइम, उसकी बात करेंगे। हालांकि एंजाइम्स खुद में एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक के तौर पे गिवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का तो आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो PYQ में इस एंजाइम वाले पार्ट से मिल जाएंगे, जिसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आइए मैं कोशिश करता हूँ इस टॉपिक को आपके लिए बहुत आसानी से समझाने की और आपके लिए आसान बनाने की। तो एंजाइम की शुरुआत करते हुए सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये बोलूँगा बेटा कि जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं ये सब के सब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। देखिए, जैसे किसी भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हमारे कैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक रिएक्शन में तो अगर कैटलिस्ट होगा तो इसी के सिमिलरली अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन किसी लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, अगर किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है किसी लिविंग सिस्टम के अंदर, तो वहां पे ये नॉर्मल इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारे बायो कैटलिस्ट काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो आप एक चीज और याद रखना कि बायो कैटलिस्ट कभी भी आपके रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। दे नेवर स्टार्ट द रिएक्शन। ये कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं? ये रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, मतलब उसको ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। अब दूसरी बात ये है यहाँ पे कि जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं ज्यादातर ये प्रोटीन नेचर के बने होते हैं। अगर इनके मैं केमिकल नेचर की बात करूं तो ये ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के क्यों बने होते हैं? तो बेटा प्रोटीन के पास में ज्यादा स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी होती है और बहुत तरीके की प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स में ज्यादा डाइवर्सिटी है किसी अदर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो प्रोटीन है इसीलिए इनको प्रेफर किया जाता है ओवर आरएनए के ऊपर प्रोटीन को प्रेफर किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे जितने एंजाइम्स हैं वो सबके सब प्रोटीन नेचर के होंगे। इसके लेके एक स्टेटमेंट भी है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सारी की सारी एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम हो सकती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी तरीके की प्रोटीन प्रेजेंट है जो अलग अलग तरीके का फंक्शन करती हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे आरएनए भी होते हैं कुछ जो एंजाइम के तौर पे बिहेव करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोटीन और आरएनए में तो आपको ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होंगे और बहुत कम है जो आरएनए नेचर के मिलते हैं। और ऐसे आरएनए जो एंजाइम के तौर पे बिहेव करते हैं इनको हम बेटा राइबोजाइम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको बेटा हम राइबोजाइम कहते हैं। आरएनए एंजाइम्स को हम राइबोजाइम्स कहते हैं। अब अगली बात यह है कि जिस तरीके से आपको प्रोटीन के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से
आपको क्या मिलेगा, आपको एंजाइम्स के अंदर भी इसी तरीके से आपको एंजाइम्स के अंदर भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन खास बात ये होती है कि जो एंजाइम में टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, उस टर्शरी स्ट्रक्चर में कुछ एक्टिव साइट बनती हैं, उसमें कुछ एक्टिव साइट बनती हैं, या मैं कहूं इसमें कुछ क्रिवाइसिस बनती हैं, या इसमें कुछ पॉकेट्स बन जाती हैं जिसके अंदर जाके कोई सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। मतलब जब तक टर्शरी फोल्डिंग नहीं होगी किसी एंजाइम की, मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी भी एंजाइम की जब तक टर्शरी लेवल पे फोल्डिंग नहीं होगी तब तक उसके अंदर एक्टिव साइट नहीं बन सकती, और जब तक एक्टिव साइट उसके अंदर नहीं बनेगी तब तक सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड नहीं कर सकता, तब तक सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। तो किस तरीके से एक्टिव साइट दिखती है ये, तो इसे देखिए ऐसा होता है कि कोई एंजाइम है, उस एंजाइम की फोल्डिंग हुई, और फोल्डिंग होने के बाद में इस तरीके से प्रोटीन फोल्ड हुई, और प्रोटीन फोल्डिंग होने के बाद में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन के आया, और इस स्ट्रक्चर बन के आने में यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक एक्टिव साइट बना। तो यही वो एक्टिव साइट है जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट आएगा, और सबस्ट्रेट आके इस साइट पे बाइंड कर जाएगा, और इसी सबस्ट्रेट के ऊपर बाइंड करने के बाद ये एंजाइम इस पे एक्शन लेता है। अब एक बात का ध्यान और रखना कि जब भी कोई एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्शन लेगा तो सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी सबस्ट्रेट आके किसी भी एंजाइम पे बाइंड कर लेगा। मतलब आपको इसका रिलेशन ऐसे समझिए कि जैसे एक ताले और चाबी का रिलेशन होता है ना, तो जैसे एक ताले में एक पर्टिकुलर उसकी की ही फिट हो सकती है, इसी तरीके से एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स को आप लॉक मानिए, और जो सबस्ट्रेट है उनको आप की से कंपेयर करिए। तो लॉक में हर की फिट नहीं हो सकती है, उसी ताले की चाबी फिट हो सकती है। इसी तरीके से एंजाइम भी स्पेसिफिक है कि वो हर सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेंगे, वो केवल उन्हीं सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे जो उनके लिए बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर चलो मैं ये कह रहा हूं स्ट्रक्चर में वो सबस्ट्रेट सेम हो जाए, स्ट्रक्चर में वो सबस्ट्रेट सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी एक्टिव साइट है, ये जो साइट बन के आई है बेटा, जो मैंने ये बताई थी एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे करके, ये करके प्रोटीन फोल्ड, तो ये जो जगह होती है ये एक्टिव साइट होती है। इसी को क्रिवाइस कहते हैं, इसी को पॉकेट कहते हैं, जिसमें आके सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट में जो लगे होते हैं अमीनो एसिड्स, क्योंकि देखिए ये प्रोटीन नेचर की है, तो अमीनो एसिड की चेन से ही तो बना होगा वो प्रोटीन। तो उस अमीनो एसिड की साइड में जो वेरिएबल ग्रुप आर ग्रुप होता है, उस आर ग्रुप की साइड चेन में जो केमिकल्स होते हैं या कोई केमिकल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है, वो ग्रुप बिल्कुल फिक्स होता है। तो यहाँ पे एक्टिव साइट में मैं क्या कह रहा हूं, इस एक्टिव साइट में जो हमारे अमीनो एसिड के वेरिएबल ग्रुप है वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, इसके सबस्ट्रेट के यहाँ पे जो केमिकल है, जो केमिकल ग्रुप है वो फिक्स होते हैं। तो फिक्स केमिकल वाले जब दो कंपाउंड आपस में मिलेंगे, जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट आया, इस सबस्ट्रेट के पास में भी यहाँ पे कुछ केमिकल ग्रुप लगा हुआ था, तो दोनों केमिकल ग्रुप एक दूसरे के स्पेसिफिक हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास में मिलेंगे तो यहाँ पे एक फिक्स केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और उस केमिकल रिएक्शन को होने के बाद में ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना कि ये हमेशा कोई भी सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में आके जब फिट होगा तो डिफ्यूजन के थ्रू आता है, और इस डिफ्यूजन को कई फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। डिफ्यूजन अफेक्ट हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो सकता है, अलग अलग फैक्टर्स से हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अब एक एक करके हम लोग स्लाइड को पढ़ना शुरू करते हैं कि हम स्लाइड में क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और स्लाइड में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई बेटा कि एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं।
और ये क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या कही है, सारे एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, बहुत सारी प्रोटीन है, डाइवर्स नेचर की प्रोटीन है बेटा। उसके अलावा सारे एंजाइम स्पेसिफिक हैं, हर एंजाइम का अपना खुद एक सबस्ट्रेट होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट मान लीजिए, इसको एंजाइम मान लीजिए, तो इस एंजाइम की फंक्शनल शेप है तभी वो सबस्ट्रेट में फिट हो पाएगा। अगर कोई दूसरा एंजाइम है और सबस्ट्रेट की एक जो साइट है उस पे ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ना हो, तो कभी भी रिएक्शन एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में नहीं हो सकता। दूसरा इन्होंने बताया है कि कुछ एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड या आरएनए एंजाइम के तौर पे बिहेव करते हैं, उन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं। और क्या होता है, एंजाइम की जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर जब मैंने प्रोटीन का बताया था तो आपको उस समय बताया गया था 3D शेप मिलती है हमें। जब भी टर्शरी स्ट्रक्चर मिलता है तो 3 डायमेंशनल शेप मिलती है। उसमें कुछ पॉकेट्स होती हैं, क्रेवाइसेस होती हैं, जिन्हें हम एक्टिव साइट कहते हैं, जिसमें आके सबस्ट्रेट फिट हो पाता है या फिट होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात मैंने आपको बताई। अब क्या होता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, अच्छा एक चीज और याद रखना आप कि जैसे एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं, उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। लेकिन आप इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो एंजाइम से टोटली डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे, वो कभी भी हाई टेम्परेचर पे डैमेज नहीं होंगे, वो एक्टिव रहते हैं। तो आप कभी भी ये मत समझिएगा कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो ही हमारा बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट एंजाइम है, तो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एक्टिवली काम करता रहेगा। और किसी भी केमिकल कंपाउंड में 2 तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाना, जैसे आइस मेल्ट हुई और वाटर बन गया, ये फिजिकल चेंज है ना। केमिकल चेंज क्या है कि भाई कोई नया बॉन्ड टूटा या नया बॉन्ड बन गया, कोई बॉन्ड टूटा या नया बॉन्ड बना, ये केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि केमिकल कंपाउंड में 2 तरीके के चेंज हो सकते हैं। पहला फिजिकल चेंज, जहाँ पे शेप या स्टेट ऑफ मैटर बदल जाए बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, जैसे आइस मेल्ट होके वाटर बन जाए, वाटर पेपर बन जाए। तो देखिए आइस पहले सॉलिड में थी, फिर वाटर बन गई, तो ठीक है, लिक्विड स्टेट हो गया, फिर लिक्विड से फिर वेपर बन गए, तो वो आपका गैसेस स्टेट में आ गया। केमिकल चेंज में क्या होगा बेटा, बॉन्ड टूट जाएंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, केमिकल चेंजेस हैं, ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहे होंगे या ये ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहे होंगे। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में इन्होंने देखो BaOH2 को H2SO4 के साथ में किया है, और आपने देखा होगा यहाँ पे BaSO4 + 2H2O बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक रिएक्शन। दूसरा ऑर्गेनिक में बताया कि स्टार्च किस तरीके से वाटर के साथ मिलेगा और वहां पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएगा, मतलब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज बनाया गया है। और हम किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के रेट को कैसे मेजर करें, तो उसके लिए फॉर्मूला है ΔP/ΔT, मतलब नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, मतलब एक पर यूनिट समय में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो ही उस केमिकल प्रोसेस के रेट को बताएगा। और दूसरा इनडायरेक्टली बात ये कह सकते हो कि जो रेट है इसको आप वेलोसिटी भी कहोगे, क्यों, अगर वहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड है उस रिएक्शन की। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, कि कोई केमिकल रिएक्शन है या केमिकल प्रोसेस है, उसमें उसका मतलब है, उसको कैसे निकालेंगे आप, कि ΔP/ΔT, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, वो बता देगा कि उस केमिकल प्रोसेस का रेट क्या है। और उसी रेट को आप वेलोसिटी भी कह सकते हो अगर उस रिएक्शन की डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। अगर डायरेक्शन लेस है वो रिएक्शन, तो वहां पे आप उसे वेलोसिटी नहीं कहेंगे, आप उसे सिंपली रेट कह देंगे। तो आप उस रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हो जब उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो, है ना। और दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये रेट है, ये जो रेट है, जो रिएक्शन कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसका जो रेट है वो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के लिए उसको कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। इन्होंने क्या टेम्परेचर के लिए बताया है, टेम्परेचर के लिए इन्होंने एक बात बोली है कि रेट डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा अगर आप 10 डिग्री
चेंज कर देंगे दोनों डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इस बात को आप समझिएगा, Q10 इज इक्वल टू 2 से। Q10 इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि सपोज करिए यहाँ पे पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, फिर आपने इंक्रीज कर दिया रेट को आपने इंक्रीज कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या ऐसे ना करके आप ऐसे करिए कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, फिर आपने क्या किया 10 डिग्री उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने क्या किया 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में से -10 करके क्या किया, टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो जब आपने टेम्परेचर को 25 से 35 किया, तो यहाँ पे जो एंजाइम या उस कैटलिस्ट का जो रेट था वो पहले डबल हो गया, और यहाँ पे आपने जब इसके टेम्परेचर को -10 किया, 10 डिग्री पीछे किया, तो यहाँ पे इसका जो रेट था ये हाफ हो गया। तो अगर आप 10 डिग्री चेंज लाते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो वहां पे रेट डबल या हाफ हो सकता है। इसी चीज को कहा गया है Q10 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए, फिर से इसको पढ़िएगा कि रेट जो है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर। अब इन्होंने पहली बात क्या बोली है कि जो रेट है वो डबल हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपने डबल कर दिया 10 डिग्री बढ़ा के, यहाँ पे आपने हाफ कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर को, ठीक है, आपने यहाँ पे हाफ कर दिया, यहाँ पे डबल हुआ, और मैंने उल्टा कर दिया है, थोड़ी सी चीज उल्टी करी है, हालांकि दोनों ही डायरेक्शन में डबल होना चाहिए। अगर आप 35 से 45 डिग्री और टेम्परेचर को बढ़ा देते तो रेट हाफ हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपने 25 से 35 किया तो रेट डबल हुआ, ठीक है, लेकिन 35 से जब 45 इंक्रीज किया तो आपका रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन 45 से फिर वापस अगर 35 लाओगे तो रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। ये बात कही गई है Q10 इज इक्वल टू 2 से। और बेटा इन्होंने अगली बात बोली है कि जो भी एंजाइम्स किसी रिएक्शन के रेट को, मतलब अगर कैटलाइज कर रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शंस जिसको कोई एंजाइम कैटलाइज कर रहा है, उस रिएक्शन का रेट हमेशा बहुत ज्यादा हाई होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने क्या बताया हुआ है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज CA, ये चैप्टर पढ़ेंगे 17 के अंदर, इस एंजाइम का नाम बेटा, ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तो जनरली क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ना बेटा, तो ट्रांसपोर्ट 2 मेजर फॉर्म में होता है। एक मेजर फॉर्म होती है कार्बोनिक एसिड, दूसरी मेजर फॉर्म होती है बाइकार्बोनेट आयन, और उसके अलावा कुछ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी होता है। लेकिन ये सब बातें आपको चैप्टर 17 में पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल के लिए जानिए कि जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज CA नहीं था, तो उस कंडीशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड को बना रहा था। ये क्या कर रहा था, कार्बोनिक एसिड को बना दे रहा था, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड कितने मॉलिक्यूल बना रहा था, 200 मॉलिक्यूल को बना रहा था। लेकिन जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट हुआ, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन को कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इतना कैटलाइज किया, इतना फास्ट किया कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, कि जहां पे पहले कभी कितने 200 मॉलिक्यूल बनते थे किसके, कार्बोनिक एसिड के, वहां पे अब 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लग गए। कितने, 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लग गए। तो इसने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम बढ़ा दिया। कितने मिलियन टाइम इंक्रीज कर दिया, 10 मिलियन टाइम इंक्रीज कर दिया बेटा, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स जो किसी रिएक्शन को बहुत सारे, मतलब कई गुना बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो वो एंजाइम ज़्यादा एक्टिव या एफिशिएंट होते हैं। और दूसरी बात ये है, इसी चीज़ को टर्नओवर नंबर कहा जाता है। टर्नओवर नंबर का मतलब भी ये होता है कि अगर पर्टिकुलर टाइम में कोई एंजाइम कितने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा देता है, वो उसका टर्नओवर नंबर है। तो देखिए यहाँ पे बिना एंजाइम के 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, और विद एंजाइम यहाँ पे 6 लाख मॉलिक्यूल बने।
ठीक है, तो यही क्या है, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को कितना फास्ट किया, यही बात नीचे भी कही गई है बेटा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम ओनली 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड आर formed in an hour, or in presence of carbonic anhydrase there will be formation of 6 lakh molecule per second। तो सोचिए पहले 1 घंटे बन रहे थे, अब पर सेकंड 6 लाख बन रहे हैं, तो इसने कितने मिलियन टाइम बढ़ा दिया, 10 मिलियन टाइम बढ़ा दिया। अब अगली बात इन्होंने यहाँ पे क्या की गई है बेटा, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में। देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो सकते हैं, कोई मल्टी स्टेप प्रोसेस है या मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है जिसके हर एक स्टेप को या तो सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स या डिफरेंट एंजाइम्स कैटलाइज करते हो, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है जिसके स्टेप्स को या तो एक एंजाइम, सिंगल एंजाइम या बहुत सारे एंजाइम्स मिलके कैटलाइज करते हो, उसे हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। और मेटाबॉलिक पाथवे का एग्जांपल इन्होंने ग्लाइकोलिसिस का दिया हुआ है। ग्लाइकोलिसिस में बताया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 10 स्टेप में टूटता है और 2 पायरुविक एसिड को बनाता है। तो वहां पे 10 स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप पे अलग अलग एंजाइम्स हैं जो उस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे मेटाबॉलिक पाथवे कहेंगे। तो देखिए इन मेटाबॉलिक पाथवे इट ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस में 10 डिफरेंट एंजाइम टेक पार्ट। इन्होंने यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिसिस को करके भी दिखाया है, और इन्होंने दिखाया है यहाँ पे कि किस तरीके से जो ग्लूकोज है उसको हेक्सोकाइनेज, फिर फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो फाइनली उसे पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेप पे अलग अलग एंजाइम है। अब यहाँ पे 2 चीजें कही गई हैं बेटा। सबसे पहली बात यहाँ पे कही गई है कि नेचर क्या होता है एंजाइम का। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो नेचर है वो लॉक एंड की जैसा है। एंजाइम एक्ट विद सबस्ट्रेट लाइक अ क्लॉक एंड की मॉडल एक्शन, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सबस्ट्रेट है वो उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, ठीक है। एक्टिव साइट पे बाइंड करने के बाद में अब जरूरी नहीं है कि भाई जो जैसे ये कोई एक एंजाइम था और ये एक सबस्ट्रेट आया, ठीक है जी, ये सबस्ट्रेट आया। अब इस सबस्ट्रेट की जो शेप है और ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है या इसकी पॉकेट है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये सेम होगी, हो सकता है कि ये सबस्ट्रेट आए और जब इसमें बाइंड करे तो इसमें कुछ चेंजेस को इंड्यूस कर दे। इसी चीज को इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कहते हैं बेटा। लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ये दोनों ही अलग अलग थ्योरीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सबस्ट्रेट आया, एंजाइम में बाइंड किया और फिट होने के बाद में यहाँ पे उसकी एक्टिव साइट में उसने अपने हिसाब से थोड़े से चेंजेस कर लिए ताकि वो बिल्कुल फिट हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया कि सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट में बाइंड किया एंजाइम की। दूसरा, इसने सबस्ट्रेट ने इंड्यूस किए चेंजेस एंजाइम के अंदर ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ में टाइटली बाइंड कर सके उसकी एक्टिव साइट पे और बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सके। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एंजाइम और सबस्ट्रेट आए, जुड़े, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे मैं कह रहा हूं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट टाइटली बाइंड हो चुके हैं। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्शन लेगा और एक्शन लेके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको एंजाइम को, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे तैयार हो जाता है ईपी कॉम्प्लेक्स। ईपी कॉम्प्लेक्स, और ईपी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और नाउ दिस एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। ये एंजाइम फिर से किसी सबस्ट्रेट के ऊपर बाइंड कर जाएगा। ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन है दोनों, इन दोनों ही कंडीशंस को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इस चीज को बेटा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट, ये स्टेट वो होती है जो इररिवर्सिबल है। ये स्टेट क्या है, ये इररिवर्सिबल स्टेज होती है बेटा, ठीक है। ये इररिवर्सिबल है, एक बार ये दोनों बाइंड कर जाए तो ये
रिवर्सिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे अगली बात कही गई है कि जो एक्टिव साइट है वो क्या करेगी, सबस्ट्रेट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है उन्हें तोड़ देगी और वहां पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है, और जो फ्री एंजाइम है वो फिर से अलग सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए तैयार है बेटा। ठीक है, फिर से ES कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ये रही बात इसकी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से एंजाइम एक्शन लेता है बेटा, इस तरीके से एंजाइम एक्शन लेता है। अब इसमें जो अगली बात हम लोग को करने वाली है, देखिए मैंने अभी बताया आपको कि जो बीच वाली स्टेजेस थी ट्रांजिशन वाली, वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जहां पे एनर्जी तो बहुत हाई होती है लेकिन स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। हाईली अनस्टेबल स्टेज होती है, अनस्टेबिलिटी होगी वहां पे लेकिन एनर्जी भी बहुत हाई होती है। ठीक है, उन स्टेजेस को हम ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। अब ट्रांजिशन स्टेज को मैं क्यों समझा रहा हूं, तो अब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत शानदार ये आपको बात समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ बहुत पूछा जाता है। इसमें आपको इस वाई एक्सिस पे तो पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए मिल रही है और एक्स एक्सिस पे आपको रिएक्शन की प्रोग्रेस दिख रही होगी। अब बात क्या है, बात ये है बेटा कि एंजाइम हमेशा क्या करता है, एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। अब आप लोगों को ये नहीं पता कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो पहले आप एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, देखिए इस एक्सिस पे पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो देखिए सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ पे है, इस एक्सिस पे ये क्या है, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, और ये जो स्टेज है ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी वाली, ESEP वाली जो स्टेजेस आ रही थी आपकी, ये ट्रांजिशन स्टेजेस थी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टेजेस ट्रांजिशन स्टेजेस हैं बेटा। तो जो इनके बीच में सबस्ट्रेट की एनर्जी के बीच में और ट्रांजिशन स्टेज की जो एनर्जी है, इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है या एवरेज एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन द एस एनर्जी, सबस्ट्रेट एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी, उसी एनर्जी, उसी एनर्जी डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं। उसी चीज को क्या कह देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं, जो सबस्ट्रेट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच का डिफरेंस है। सबसे पहली बात ये आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा, आप एक चीज याद रखिएगा कि सबस्ट्रेट के पास में हमेशा प्रोडक्ट से ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि भाई सबस्ट्रेट के अंदर कई चेंजेस आएंगे, कई बॉन्ड तोड़ता है एंजाइम, तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो वहां से एनर्जी लिबरेट हो जाती है। तो सबस्ट्रेट एनर्जी लेवल पे हमेशा प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। देखिए प्रोडक्ट कहाँ है एनर्जी लेवल पे, सबस्ट्रेट कहाँ है एनर्जी लेवल पे, तो ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। आप हमेशा याद रखना कि जहां ये रिएक्शन होगा एंजाइम वाला, वो हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट के ऊपर ही तो एंजाइम एक्शन लेगा और वहां से जब बॉन्ड टूटेंगे तो वो एनर्जी निकल जाती है, उसके बाद ही तो वो प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बात आपको ये याद रखनी है। तो अब क्या होगा कि पहली जो रेड लाइन दिख रही होगी, ये क्या है, ये बिना किसी एंजाइम के रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे तो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कितना ज्यादा हाई है, एनर्जी कितनी ज्यादा हाई है, मतलब जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेज इतनी ऊपर आएगी उतना ही आप मान के चलिए अनस्टेबल वो केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट पहुंचेगी उतना ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उस रिएक्शन में। लेकिन एंजाइम के होने से क्या होता है
एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, अनस्टेबिलिटी कम हो जाती है, और इसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाता है रिएक्शन होने को। आप देखिए यहां पे जब एंजाइम नहीं था, विदाउट एंजाइम जब रिएक्शन हो रहा था तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, लेकिन जब एंजाइम आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी को इसने रिड्यूस किया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो इसको क्या मिला, इस रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ मिला। इसको क्या मिल गया, एक ऑल्टरनेट पाथ मिल गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक एडिशनल एनर्जी है जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, और वो एनर्जी डिफरेंस जो सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एवरेज डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो भी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। दूसरी बात यहां पे कही जा रही है कि कोई भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो, उस सबस्ट्रेट के पास में ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, हाई एनर्जी स्टेट होने चाहिए, और वो ही ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कहला रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस जो आ जाता है बिटवीन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी, यहां पे क्या बोल दिया गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी वो डिफरेंस है जो सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का एवरेज डिफरेंस है, जो मैंने अभी बोला आपसे। ठीक है, दूसरी बात यहां पे बोला गया है क्या कि जो प्रोडक्ट है वो लो एनर्जी लेवल पे होता है सबस्ट्रेट के मुकाबले। ठीक है, तो ये भी बात मैंने बताई, देखिए सबस्ट्रेट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, सबस्ट्रेट के पास में प्रोडक्ट से ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, और द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी मैंने अभी बताया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि सबस्ट्रेट टूटेगा, एनर्जी निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इट रिक्वायर नो एनर्जी बाय हीटिंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, यहाँ पे एनर्जी बाहर की नहीं चाहिए, हीट की फॉर्म में एनर्जी नहीं चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए बेटा। तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने दो काम किए। एंजाइम ने पहला काम तो ये किया कि रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी को। किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर दिया। और दूसरा काम क्या किया, इसने रिएक्शन के लिए एक ऑल्टरनेट पाथ दे दिया, ऑल्टरनेट पाथ दे दिया। ठीक है, ये दो काम करता है एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा और अल्टरनेट पाथ दे देगा रिएक्शन को, जिससे कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम। किस तरीके से एंजाइम एक्टिविटी को कोई भी फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। तो मेनली हमें जो बात करनी है वो है टेम्परेचर की, पीएच की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस तरीके से एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, और लास्ट में हम बात करेंगे इनिबिशन की या इनिबिटर्स की, कि इनिबिटर्स कौन मॉलिक्यूल होते हैं और किस तरीके से एंजाइम एक्टिविटी को वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर की। ठीक है, तो हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी करता है। तो जिस टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कर सकता हो, उस टेम्परेचर को बेटा हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती हो उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कह देते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का या ऑर्गेनिज्म ने अडेप्ट किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कि उनका जो एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब दो कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करें तो एंजाइम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या उसका इफेक्ट होता है। तो दोनों कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो सबस्ट्रेट की डिफ्यूजन है, सबस्ट्रेट जो डिफ्यूज होके आएगा वो वहां पे डिक्रीज हो जाएगी।
और सबस्ट्रेट जब तक सबस्ट्रेट आके एंजाइम में नहीं फिट होगा तब तक एंजाइम कैसे उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा भाई। तो टेम्परेचर कम होगा, सबस्ट्रेट डिफ्यूजन कम होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन या कैटालिसिस कम हो जाएगी, और अगर कैटालिसिस कम हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं कि एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ये तो टेम्परेचर कम करने पे हुआ, लेकिन और कितना टेम्परेचर कम करने पे होता है? बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप टेम्परेचर करते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, और एंजाइम की जो कैटालिसिस करने की एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा कर देते हैं, आप टेम्परेचर को ज्यादा कर देते हैं, कितना ज्यादा कर देते हैं? आप 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देते हैं टेम्परेचर को। अब इतने हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा बेटा? एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन है और उसकी फोल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड जाएंगे टूट, और उसी चीज को कहते हैं हम डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन मतलब उसका जो स्ट्रक्चर या शेप है वो एंजाइम की वो पूरी खत्म हो जाएगी और एंजाइम कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में, ज्यादा टेम्परेचर हाई करने में या लो करने में एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, और उसी टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर ऑप्टिमम हो सकता है, उसी तरीके से पीएच का भी बात आप समझिए कि पीएच भी, देखिए एंजाइम का जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है या फाइनल फोल्डिंग होती है वो डिपेंड करती है कि बैलेंस ऑफ चार्ज कैसा है उसके टर्शरी स्ट्रक्चर में। ठीक है। और बैलेंस जो चार्ज का होगा वो डिपेंड करता है कि वो किस पीएच में प्रेजेंट है। तो हर पीएच पे जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर अपनी शेप नहीं अटेन कर सकता। तो ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जिसपे एंजाइम की शेप मेंटेन हो, वो पीएच जिसपे एंजाइम की शेप मेंटेन रहती हो, वो पीएच ऑप्टिमम पीएच है। और जिसपे एंजाइम की शेप अपनी बिल्कुल फॉर्म में होगी, उसी फॉर्म में वो जो सबस्ट्रेट है उससे बाइंड कर पाएगा और प्रोडक्ट बना पाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो एंजाइम होता है उस एंजाइम की जो फाइनल शेप होती है वो डिपेंड करती है कि बैलेंस कैसा है, बैलेंस ऑफ चार्ज कैसा है इन टर्शरी स्ट्रक्चर, इन टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये जो बैलेंस है ये मेंटेन रहता है चार्ज का ऑप्टिमम पीएच पे। इस पे बैलेंस इज मेंटेन्ड एट ऑप्टिमम पीएच। तो ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है बेटा, ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होता है, दैट पीएच एट विच एंजाइम मेंटेन इट्स शेप। वो पीएच जिसपे एंजाइम अपनी शेप को मेंटेन कर सकता हो, वो ही पीएच ऑप्टिमम पीएच है। और जितना ज्यादा ऑप्टिमम पीएच होगा, ठीक है, जितना पीएच एंजाइम के फेवरेबल होगा उतनी ही कैटालिसिस या एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स हैं जिसका रेट या जिसका ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं आपको, जैसे आप अगर बात करते हैं पेप्सिन नाम के एंजाइम की, तो पेप्सिन बेटा लो पीएच पे एक्टिव होता है। अगर आप करेंगे सलाइवरी अमाइलेज की बात, तो सलाइवरी अमाइलेज आपको बेटा सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी 6.8 पीएच पे शो करता हुआ नजर आएगा। अगर आप बात करेंगे ट्रिप्सिन की,
तो ट्रिप्सिन आपको 7.8 pH पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो करता दिखेगा। तो हर एक एंजाइम का अपना देखिए अलग अलग ऑप्टिमा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी pH पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी शेप किस मीडियम में फाइनली सबसे अच्छी है। जिस मीडियम में भी वो अपनी शेप को मेंटेन कर पा रहा है उसी में वो अपनी एक्टिविटी सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस मीडियम में एक्ट कर सकता है एंजाइम। एंजाइम हमेशा एक्वस मीडियम में एक्ट करता है, तो जिस भी सॉल्यूशन में या जिस भी मीडियम में वो एंजाइम एक्शन ले रहा होगा उस एंजाइम का पीएच उसके हिसाब से होना चाहिए, तभी एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो टेम्परेचर की बात हो गई, ऑप्टिमम पीएच की बात हो गई। ठीक है, अब भाई बात कर लेते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। तो देखिए एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। ठीक है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी सबसे ज्यादा ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर पे शो करता है, और अगर आप ऑप्टिमम वैल्यू से ऊपर या नीचे करते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम टेम्पररीली इनएक्टिव हो जाता है, इतने 10 डिग्री से नीचे, और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि प्रोटीन उनकी डीनेचर हो जाएंगी, वो जो बॉन्ड्स हैं उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कुछ ग्राफ बताया हुआ है, देखिए इन्होंने टेम्परेचर बताया हुआ है कि आप एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसपे एंजाइम एक्टिविटी अपनी सबसे ज्यादा करता हो, देखिए ये पॉइंट है, तो ये जो टेम्परेचर है ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो 40 डिग्री और 30 के बीच में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये इसका ऑप्टिमम क्या है, टेम्परेचर है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग पीएच हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल ये जो दिखाया हुआ है इन्होंने, ये जो इन्होंने दिखाया हुआ है ये 6 और 7, 6 और 8 के बीच में है, तो ये मेरे हिसाब से ये सलाइवरी अमाइलेज का है, ये सलाइवरी अमाइलेज का है। सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी क्या होती है बेटा, 6.8 पीएच पे मैक्सिमम होती है, इस पे 6.8 पीएच पे सबसे ज्यादा होती है ना। तो ये आपका ऑप्टिमम पीएच की बात हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले फैक्टर की बेटा। ठीक है, अच्छा इन्होंने एक चीज और है बात, मैंने ये बात पहले बताई थी आपको कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आपको हाई टेम्परेचर पे काम करते हुए मिलेंगे, लेकिन आपको एंजाइम्स कभी भी हाई टेम्परेचर पे वर्क करते नहीं मिल सकते। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम थर्मोफाइल्स के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएंगे, जो हाई टेम्परेचर पे भी एफिशिएंटली उनका एंजाइम वर्क कर सकता है, और वो एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता हो उन एंजाइम को हम थर्मोस्टेबल एंजाइम कहते हैं। और थर्मोस्टेबल एंजाइम आपको 80-90 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करते हुए मिल जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे बात कही गई है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं, हाई प्रेशर पे वर्क कर सकते हैं, और लेकिन जो एंजाइम है वो डैमेज हो सकते हैं अगर आप 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर को करते हैं। लेकिन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके एंजाइम स्टेबल रहते हैं हाई टेम्परेचर पे भी, 80-90 डिग्री सेल्सियस पे भी, तो ऐसे एंजाइम को थर्मोस्टेबल एंजाइम कहा जाता है। इसके बारे में आपको क्लास 12th में जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे थर्मस एक्वेटिकस आपको बताया जाएगा, जिसके एंजाइम को निकाला जाएगा, और ये थर्मोस्टेबल टर्म भी वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये तो रही बात आपके ऑप्टिमम पीएच की। अब बात कर लेते हैं कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखिए इसमें बहुत बढ़िया ग्राफ है, वो भी समझना है। आप सबसे पहले एक बात समझिएगा, जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन ठीक ठाक है कहीं पे, ठीक है, सपोज करिए 100 एंजाइम थे, लेकिन सबस्ट्रेट जो थे वो केवल 10 थे, 10 थे। ठीक है, अब आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी शुरू कर दी, आपने 10 से 20 किया, 20 से 30 किए, 30 से 40 किए, 40 से 50 किए, तो सबस्ट्रेट को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे
उतना ज्यादा वहां पे चांस होगा कि सबस्ट्रेट की डिफ्यूजन ज्यादा हो, और जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट की डिफ्यूजन होगी उतना ही ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जितने ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना ही एंजाइम की कैटालिटिक रेट ज्यादा होगा। लेकिन एक टाइम तक आप सबस्ट्रेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सैचुरेट हो चुकी होंगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब तक एंजाइम थे 100, तो 100 ही एंजाइम के पास में एक्टिव साइट थी बेटे, एंजाइम के पास में 100 ही एक्टिव साइट थी। लेकिन आपने क्या किया, जब 10 से 20 किया तो पहले 90 एक्टिव साइट खाली थी, 10 एक्टिव साइट भरी हुई थी शुरुआत में, फिर 10 और भर गई तो एंजाइम ने और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाना शुरू करा, फिर 10 और बढ़ा दिया आपने, 30 कर दिए सबस्ट्रेट, तो 30 जो है एक्टिव साइट पे बाइंड कर गए, 40 50 ऐसे करते करते मैक्सिमम आपने जब सबस्ट्रेट को 100 कर दिया, तो 100 के बाद में आप 110 करेंगे ना, तो 110 करने से आप ये मत सोचिएगा कि एंजाइम का रेट बढ़ जाएगा। क्यों? अरे एंजाइम के पास तो एक्टिव साइट 100 है, वो 100 ही तो सबस्ट्रेट को बाइंड करवा पाएगा। तो एक टाइम के बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और वो पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट होता है। तो ध्यान से सुनना, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे एंजाइम एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती हो या एंजाइम की वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहती हो, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम Vmax कहते हैं। उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम Vmax कहते हैं। आइए थ्योरी की बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला गया है कि जैसे ही आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई, वेलोसिटी एंजाइम की क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और उस जाके वो मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax रीच कर गया। ठीक है, अब आप जो Vmax अटेन किया है वो फर्दर एक्सीड नहीं करेगा कंसंट्रेशन में अगर सबस्ट्रेट को आप बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कम हो जाएंगे। मैंने क्या बोला कि एंजाइम है 100 और आपने सबस्ट्रेट कर दिए 200, अब तो भाई कम हो गए ना, एक्टिव साइट भी तो कम है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, तो सबसे तो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, कोई भी एक्टिव साइट नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है जो फ्री सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता हो। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि एक लेवल बढ़ने के बाद में सब जो वेलोसिटी है एंजाइम की वो भी नहीं बढ़ेगी और कैटालिसिस का रेट भी नहीं बढ़ेगा, और जिस कंसंट्रेशन पे एंजाइम के उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती हो उसी को हम लोग Vmax कह देते हैं, उसी चीज को हम Vmax कह देते हैं। अब Vmax वाला चक्कर आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये एक ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब ध्यान से सुनना, आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक टाइम आने के बाद में देखिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, वो कांस्टेंट हो गया, और जिस पॉइंट पे आके वो सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा था या एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, उसी पॉइंट को हमने Vmax कह दिया। ठीक है, उसी पॉइंट को हमने क्या कह दिया, Vmax कह दिया। ठीक है, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाती हो वो Vmax कहलाता है। अब Vmax में एक वैल्यू होती है Km की वैल्यू, इसके ऊपर नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि एंजाइम की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो Km के ऊपर डिपेंड करती है। Km क्या होता है? Km होता है मिचालिस मेंटन कांस्टेंट। अब Km की डेफिनेशन क्या है, तो Km की डेफिनेशन ये है बेटा कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे जो वेलोसिटी है वो हाफ हो जाती हो। ठीक है, मतलब वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे वेलोसिटी किसी एंजाइम की या Vmax हाफ हो जाता हो। तो मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि वो पॉइंट जिसपे वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे वेलोसिटी जो Vmax था वो हाफ हो जाता हो, हाफ Vmax हो जाता हो,
जिस पॉइंट पे भी जो वेलोसिटी थी वो हाफ हो जाती हो, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम Km कहते हैं। Km इज मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट बेटा, ठीक है। तो हाफ Vmax जहां पे भी जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी हो जाएगा, देखिए इस एक्सिस पे सबस्ट्रेट है, तो आपने जब इतना सबस्ट्रेट बढ़ाया तो यहां पे इस पॉइंट पे हाफ Vmax का आधा अटेन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो गया, हाफ Vmax आ गया। तो इसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम Km कहते हैं। Km का मतलब है मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट होता है बेटा। Km का मतलब Km इज मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट बेटा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से सुनना, कौन सा एंजाइम ज्यादा अच्छा होगा, जिसका पहले Km आ जाता हो या जिसका बाद में Km आता हो। तो हमेशा याद रखना, जिस भी एंजाइम का Km पहले आ जाए, जिस भी एंजाइम का Km पहले आ जाए, मैं फिर से बना देता हूं, इसको क्लियर बना देता हूं, अच्छा बना देता हूं। जिस भी एंजाइम का Km पहले आ जाता हो, ठीक है, जैसे इतनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे ही इसका Km आ गया, ठीक है, हाफ Vmax अटेन कर लिया इसने बेटा, इसने हाफ Vmax अटेन कर लिया इतनी ही कंसंट्रेशन पे। और एक एंजाइम है जिसका जो Km है वो थोड़ा सा बाद में आ रहा है, देखिए इस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब इतना सबस्ट्रेट बढ़ाया तब जाके आपको हाफ Vmax अटेन हो पाया। तो इसमें से आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाला एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये वाला एंजाइम ज्यादा अच्छा है। जिसका भी लो Km होगा उतना ही ज्यादा अच्छा एंजाइम वो काम कर पाएगा, क्योंकि वो कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे ज्यादा वेलोसिटी अटेन कर पा रहा है। कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे ज्यादा वेलोसिटी अटेन कर रहा है, वो एंजाइम ज्यादा अच्छा माना जाएगा, वो एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा मानी जाएगी, ठीक है बेटा। तो इसी बात को यहाँ पे समझिएगा, इसी बात को यहाँ पे इस ग्राफ में समझाया गया। आओ इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट बात है इसके अंदर, वो बात है कि इनहिबिटर क्या होते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनहिबिटर वो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हो। वो केमिकल मॉलिक्यूल जो एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को कम कर देते हो, वो मॉलिक्यूल इनहिबिटर होते हैं। अब इनहिबिटर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होंगे या वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात आप, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल होंगे जो स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट से। तो जो सबस्ट्रेट से बिल्कुल स्ट्रक्चरली सिमिलर है वो जाके उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा, तो सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो वहां पे किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब ध्यान इस बात का रखना कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनहिबिटर बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा। तो ध्यान याद करिए, जब मैंने लेक्चर शुरुआत किया था तो मैंने बोला था कि एक्टिव साइट में फिक्स केमिकल ग्रुप होते हैं, और वो जब दोनों एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के केमिकल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते तो फिक्स केमिकल रिएक्शन होता है। तो फिक्स केमिकल रिएक्शन तभी हो पाएगा क्योंकि इनहिबिटर के पास में वो केमिकल ग्रुप नहीं होंगे, वो केवल सबस्ट्रेट के पास होंगे, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, और एंजाइम का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का डायग्राम यहाँ पे समझिएगा। देखिए ये एक एंजाइम था, ये एक सबस्ट्रेट था, और ये एक इनहिबिटर था। अब देखिए सबस्ट्रेट को आके जुड़ना था इस जगह पे, लेकिन सबस्ट्रेट नहीं लग पाया, इसकी जगह आके इनहिबिटर लग गया। लेकिन इनहिबिटर ने, ध्यान से सुनिएगा, इनहिबिटर ने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करवा पाया। क्यों नहीं करवा पाया? क्योंकि इसकी एक्टिव साइट में केमिकल रिएक्शन वाले जो ग्रुप है वो केवल सबस्ट्रेट के पास प्रेजेंट थे, वो इनहिबिटर के पास नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है बेटा, तो ये तो रही बात कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, वो है कि भाई एक सबस्ट्रेट है, ध्यान से सुनना, एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम मैं दे रहा हूं सक्सिनेट, और दूसरा एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल है जिसका नाम मैं दे रहा हूं मेलोनेट। क्या नाम दे रहा हूं मैं? मेलोनेट। और
एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनेट जनरली इसके साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम कहते हैं फ्यूमरेट। क्या नाम है उसका? फ्यूमरेट। ठीक है, फ्यूमरेट बनाता है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा तो ये इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों इस एंजाइम की बाइंड एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए कंपीट करते हैं। अगर सक्सिनेट बाइंड कर जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज पे तो फ्यूमरेट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो हो जाएगी, लेकिन अगर मेलोनेट जाके इस पे बाइंड कर जाएगा तो वहां पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और मेलोनेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वहां पे नहीं होगी। यही बात कही जाती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है जी बेटा। अब दूसरी बात यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है, इनहिबिटर है, वो इनहिबिटर कभी भी एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा। ये किसी दूसरी एक्टिव साइट पे, साइट अदर देन एक्टिव साइट, मतलब वो जगह जो एक्टिव साइट के अलग होती है, उस पे जाके बाइंड कर जाता है। ये कौन? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और इसका और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती। ठीक है, लेकिन क्या होगा ध्यान से देखना, ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, ये इनहिबिटर था। देखिए दोनों की शेप बिल्कुल अलग, कोई मतलब नहीं एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट पे तो बेशक जाके सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए, लेकिन ये इनहिबिटर क्या कर गया, देखियो इस एंजाइम की दूसरी एक साइट पे जाके बाइंड कर गया, जिसने इसकी एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया या डिसरप्ट कर दिया, और इस सबस्ट्रेट को यहां पे बाइंड नहीं होने दिया। और जब इसको बाइंड नहीं होने दिया तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और ये क्या करते हैं, ये कभी कभी, ध्यान से सुनना, ये एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये इनहिबिटर जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कैटालिसिस को कम कर देते हैं या कैटालिसिस को नहीं होने देते। ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया, इसमें दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल थे, स्ट्रक्चरली सिमिलर थे, दोनों कंपीट कर रहे थे एक्टिव साइट के लिए। यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चरली एकदम डिफरेंट है, दोनों के बीच में एक्टिव साइट को लेके कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कैसा है कि जो ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, ये इनहिबिटर जाके एक्टिव साइट के अलावा जो साइट है इस एंजाइम की, उस पर बाइंड कर जाएगा और जाके इसकी एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? तो आइए ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे कहा जा रहा है कि बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल इनहिबिटर शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। किसी केमिकल इनहिबिटर या कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल वो क्या कर सकता है, एंजाइम एक्टिविटी को बंद कर सकता है। इसी चीज को हम इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, तो इनहिबिटर जो क्लोजली सिमिलर होता हो सबस्ट्रेट से, सिमिलर मतलब स्ट्रक्चर में, उसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। और वो कंपीट करता है सबस्ट्रेट के साथ में, किसके लिए, बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एंजाइम एक्टिविटी या एक्शन डिक्लाइन। ठीक है, इसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता और एंजाइम एक्शन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। अगली बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगली बात मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बात ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, देखिए एग्जांपल इन्होंने क्या बताया है। मेलोनेट एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, सिमिलर टू सबस्ट्रेट सक्सिनेट। मेलोनेट एक इनहिबिटर है जो सक्सिनेट नाम के सबस्ट्रेट से सिमिलर होता है। मेलोनेट इनहिबिटर, सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनेट। दोनों किसके लिए कंपीट करते हैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए। अगर सक्सिनेट इसके साथ बाइंड करता तो फ्यूमरेट बनता, लेकिन मेलोनेट उसके साथ क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है, तो वहां पे फ्यूमरेट को बनने नहीं देता। अब क्वेश्चन आएगा कि बेटा आप एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ओवरकम कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू ओवरकम एंजाइम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो बेटा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। अगर वहां पे इनहिबिटर प्रेजेंट है तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वहां पे क्या होगा, चांसेस डिफ्यूजन के और बाइंड करने के एक्टिव साइट पे वो सबस्ट्रेट के बढ़ जाएंगे और इनहिबिटर वहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा। बेटा वहां पे इनहिबिटर बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल और सुन लीजिए। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है बेटा
ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स 4 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 कहते हैं हम उसे। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे लगा होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स 4 को कौन करता है आके, इस कॉम्प्लेक्स 4 को साइनाइड ब्लॉक कर देता है। साइनाइड एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। साइनाइड एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को या कॉम्प्लेक्स 4 को, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को करवाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। कौन? ये साइनाइड बेटा। तो साइनाइड इज व्हाट? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और साथ में ये इस साइटोक्रोम मॉलिक्यूल की क्या कर देता है, एक्टिव साइट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है। कर लेते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम की, किसी एंजाइम को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाना चाहिए और नॉमेनक्लेट करना चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, या आप इसे IUB कह सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन डील करेगी या डिसाइड करेगी कि किसी एंजाइम को कैसे नॉमेनक्लेट किया जाना चाहिए और क्लासिफाई हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने मेनली एंजाइम को 6 क्लासेस में बांटा हुआ है। ठीक है, कितनी क्लासेस है? 6 क्लासेस आर हियर ऑफ एंजाइम्स, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की या डिहाइड्रोजनेजेस की, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। ये 6 कैटेगरी हैं। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस एज इट इज ही याद रखना होगा कि सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज आएगा, तो इससे भी MCQ बन सकता है कि भाई सीक्वेंस में सबसे पहली कैटेगरी का या सबसे पहली जो क्लास है एंजाइम की वो कौन सी है, तो बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज है। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, तो हाइड्रोलेज है। 5वीं कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, तो आइसोमरेज है। इस तरीके से आपको सारी कैटेगरीज बेटा याद होनी चाहिए। अब इनके डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की या डिहाइड्रोजनेजेस की। ये बेसिकली क्या करते हैं, 2 सबस्ट्रेट के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सबस्ट्रेट था जो रिड्यूस था, दूसरा सबस्ट्रेट था जो ऑक्सीडाइज था। इसने ऑक्सीडो रिडक्टेज ने एक्शन लिया, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट कभी पहले रिड्यूस हुआ करता था वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जो पहले ऑक्सीडाइज था वो अब रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी होती है ट्रांसफरेजेस की। ट्रांसफरेज क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफरेज जैसे एक सबस्ट्रेट ये रहा, दूसरा सबस्ट्रेट ये रहा, पहले ये जो ग्रुप है ये ग्रुप पहले इस सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा ध्यान रखना, ये जो ग्रुप है कोई भी हो सकता है, एनी अदर ग्रुप हो सकता है, बस हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी ग्रुप हो सकता है ये। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या किया इन ट्रांसफरेजेस ने, इस ग्रुप को इस सबस्ट्रेट से हटा के इस S0 के पास ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इस S0 के पास ट्रांसफर कर दिया, तो वो एंजाइम्स जो ट्रांसफर कर सकते हैं ग्रुप का, ग्रुप क्या है, अदर देन हाइड्रोजन, बिटवीन 2 सबस्ट्रेट आर नोन एज व्हाट, ट्रांसफरेजेस बेटा। तीसरे होते हैं हमारे हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस वो होते हैं जो बॉन्ड्स को तोड़ सकते हो, और बॉन्ड्स भी कौन कौन से तोड़ सकते हो, एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड, फॉस्फेट, नाइट्रोजन। कौन कौन से, एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड, फॉस्फेट, नाइट्रोजन। इन बॉन्ड्स को जो भी एंजाइम हाइड्रोलाइज कर सकता है, ठीक है, या उनकी हाइड्रोलिसिस करा सकता है, बॉन्ड को तोड़ सकता है, वो सारे के सारे हाइड्रोलेजेस कहलाते हैं। और ये आपको सबसे ज्यादा कहां पे रिच मिलेंगे, लाइसोसोम्स के अंदर आपको हाइड्रोलेजेस मिलते हैं सबसे ज्यादा बेटा। ठीक है,
तो ये तो रही बात 3 कैटेगरीज की। अब हमारी अगली कैटेगरी आ जाती है यहाँ पे, जिन्हें हम कहते हैं लाइएजेस। लाइगेजेस 2 अलग अलग नाम है। लाइएजेस के बारे में ध्यान से सुनिएगा। ये बेसिकली क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए ये 2 सबस्ट्रेट थे, उनके साथ में 2 ग्रुप लगे हुए थे, तो ये क्या करते हैं, उन ग्रुप्स को रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप ये समझिएगा, ये कार्बन था, ये एक और कार्बन या एक सबस्ट्रेट था, उसके साथ X जुड़ा हुआ, दूसरे के साथ Y जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इन ग्रुप्स को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में जो सबस्ट्रेट थे उन दोनों के बीच में क्या छोड़ दिया, डबल बॉन्ड छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, डबल बॉन्ड छोड़ दिया। तो यहाँ पे वो एंजाइम जो कैटलाइज कर सकते हो रिमूवल ऑफ ग्रुप का, जो ग्रुप्स को रिमूव कर सकते हैं, अच्छा उस ग्रुप को जो यहां से रिमूव किया वो किसी भी मैकेनिज्म से हो जाएगा, बस यहां पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होनी चाहिए। कोई भी मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, उससे ही रिमूव किया जाएगा। तो कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड। देखिए हाइड्रोलिसिस के अलावा किसी अदर मैकेनिज्म से वो क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे, इनको ग्रुप्स को, और उनके बीच में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड बनवा देंगे। नेक्स्ट होते हैं आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस वो होते हैं जो बेसिकली क्या कर सकते हो, आइसोमर बना सकते हो। वो आइसोमर 3 तरीके का हो सकता है, या तो ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल या पोजिशनल। ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल या पोजिशनल मतलब मिरर इमेज तैयार करवा दे, डी और लिवो और डेक्स्ट्रो, ठीक है। ज्योमेट्रिक आइसोमर क्या है कि भाई वहां पे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल लगा हुआ था उसकी पोजीशन को बदल दिया जाए। मतलब आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर वही तो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो वो एंजाइम जो आइसोमर्स बनवा सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी मिरर इमेज बनवा दी, तो ये क्या है, ये इसका आइसोमर तैयार करवा दिया। तो ऐसे एंजाइम जो इंटर कन्वर्जन कर सकते हो ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर का, वो हमारे आइसोमरेजेस कहलाते हैं, ठीक है। और लास्ट है लाइगेजेस। लाइगेजेस वो जो किसी चीज को जोड़ सकते हो, ठीक है। अब कौन कौन से बॉन्ड्स बना के जोड़ेंगे, तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फेट ऑक्सीजन। तो कैटलाइज कर सकते हो लिंकिंग ऑफ 2 कंपाउंड। वो क्या कर सकते हैं, लिंकिंग ऑफ 2 कंपाउंड को जोड़ने का जो वहां पे एक्शन है या रिएक्शन है उसको कैटलाइज करेंगे। और ये कैटलाइज करते हैं बाय जॉइनिंग ऑफ बॉन्ड्स लाइक, कौन कौन से बॉन्ड्स बना देंगे, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन और फॉस्फेट ऑक्सीजन। बेटा अब बेटा ये सबसे लास्ट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जानिएगा कि किसी भी एंजाइम को बनाने के लिए 2 मेन चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहली चीज जो प्रोटीन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एपो एंजाइम, जिसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। और दूसरी चीज नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम कहते हैं क्या, कोफैक्टर, कोफैक्टर। और ये दोनों एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं होलो एंजाइम। क्या कहलाते हैं, होलो एंजाइम, ठीक है। तो होलो एंजाइम 2 चीजों से मिलके बना है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर भी 3 तरीके का हो सकता है, ये कोफैक्टर भी 3 तरीके का हो सकता है। या तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ये कोफैक्टर क्या हो सकता है, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है। क्या हो सकता है, कोएंजाइम। और तीसरी चीज ये कोई मेटल आयन हो सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कोफैक्टर क्या है, कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट जो किसी एपो एंजाइम या एंजाइम में जुड़ा हुआ हो उसे हम कहते हैं क्या, कोफैक्टर। और कोफैक्टर 3 टाइप का हो सकता है, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम या मेटल आयन, इन 3 फॉर्म में मिलेगा। तो आइए बात कर लेते हैं कि नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट जो बॉन्ड होते हैं किससे, एंजाइम से, और जो एंजाइम को क्या करते हैं, कैटालिटिकली एक्टिव बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा, कैटालिटिकली एक्टिव जो बनाते हैं वो हमारे कोफैक्टर कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी कोफैक्टर को किसी एंजाइम से रिमूव कर दिया जाए तो एंजाइम का क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म, फिनिश।
एंजाइम किसी काम का नहीं बचेगा अगर उसके साथ में कोफैक्टर को निकाल दिया जाए। तीनों में से कोई कोफैक्टर, चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हो, कोएंजाइम लगा हो, चाहे मेटल आयन लगा हो, तो वो क्या करेगा, वो कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है, एक्टिव बनाता है किसी भी एंजाइम को। अगर वो ही नहीं रहेगा तो एंजाइम की कैटालिसिस का क्या होगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात बताई गई है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट है किसी एंजाइम का, और उसके साथ में कोफैक्टर क्या होता है बेटा, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो जब ये कोफैक्टर और एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट था, जो पहले इनएक्टिव था, लेकिन जब कोफैक्टर उस पे बाइंड कर गया तो वो एक्टिव कहलाया होलो एंजाइम। ठीक है, तो एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट and non-protein part is the cofactor. They both will form holo enzyme. They both will form what, holo enzymes beta, है ना। and without this cofactor this apoenzyme was what, inactive। क्या था ये, inactive था, लेकिन cofactor जुड़ने के बाद क्या हो गया, catalytically active हो गया बेटा। क्या हो गया, catalytically active हो जाता है। ठीक है, तो अगली बात यहां पे यही कही गई है, उसे भी देख लीजिए क्या कहा गया है कि अगर कोफैक्टर वहां से रिमूव हो जाए एंजाइम से तो क्या हो जाएगा, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी। अब हमने क्या किया है, कोफैक्टर को 3 कैटेगरी में बांटा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर और मेटल आयन। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की, ध्यान से सुनिएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड करके रखते हैं एपो एंजाइम के साथ में। सबसे ज्यादा टाइटली, अगर तीनों में, कोफैक्टर में, कोएंजाइम में और मेटल आयन में, सबसे ज्यादा अगर टाइट बाइंडिंग है वो किसकी है, वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। तो यहाँ पे पहली बात लिखी हुई है कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, दूसरा ये टाइटली बाइंड होते हैं, वेरी टाइटली बाइंड होंगे किससे, एपो एंजाइम से, प्रोटीनेशियस पार्ट से। और एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो हीम पार्ट होता है, हीम का हीमोग्लोबिन के अंदर, उसके अंदर पेरोक्सीडेज और कैटालेज, ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब ये 2 एंजाइम हैं, पेरोक्सीडेज और कैटालेज। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कैटालिसिस करते हैं वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो उसमें जो हीम पार्ट लगा हुआ है, जो हीम पार्ट लगा हुआ है, ये एक क्या है, ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्या है, ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और एंजाइम कौन है बेटा, ये पेरोक्सीडेज और कैटालेज 2 एंजाइम्स हैं। इन दोनों का ही जो कोफैक्टर है वो कौन है, वो हीम है बेटा। क्या है, वो हीम है। और हीम क्या करता है, इन दोनों को कैटालिटिकली एक्टिव बनाता है, ताकि ये क्या कर सकते हो, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन में और वाटर में तोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये तो रही बात सबसे पहले किसकी, प्रोस्थेटिक ग्रुप की। अब दूसरी बात कर लेते हैं किनकी, जो कोएंजाइम्स होते हैं। देखिए, कोएंजाइम्स की जो बाइंडिंग होती है वो ट्रांजिएंट होती है। जब कैटालिसिस हो रही होगी तब तक ही बाइंडिंग है, वैसे बाइंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, इनकी ट्रांजिएंट बाइंडिंग है किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ में। और बहुत सारे जो कोएंजाइम्स हैं वो कौन होते हैं, विटामिन होते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, नाइसिन एक विटामिन का नाम है जो बेसिकली कोएंजाइम के तौर पे बिहेव करता है, किसमें, एक NAD के अंदर और एक NADP के अंदर। ठीक है, NAD और NADP के बीच में क्या है, NAD की फुल फॉर्म याद है आपको, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और NADP क्या हो जाएगा, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है जी, तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल में, किसमें, NAD में और NADP में, दोनों में ही कौन, ये विटामिन जिसका नाम है नाइसिन, ये क्या है, कोएंजाइम है। और इसकी बाइंडिंग टाइट बाइंडिंग नहीं है, देयर विल बी नो टाइट बाइंडिंग बेटा, इट इज ट्रांजिएंट बाइंडिंग। ट्रांजिएंट का मतलब है कि जब तक कैटालिसिस होगी तब तक ये बाइंड करेगा, उसके बाद ये फ्री अलग हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब लास्ट होते हैं जिन्हें कहा जाता है कौन, मेटल आयन। अब मेटल आयन की बात सुनिएगा। देखिए, मेटल आयन क्या करते हैं, जैसे कोई एक एक्टिव साइट है, यहां पे कोई एक एक्टिव साइट है और यहां पे कोई सबस्ट्रेट आके इसके एक्टिव साइट के अंदर बाइंड कर गया, फॉर एग्जांपल
तो ये क्या करेगा, जो मेटल आयन के बीच में है वो मेटल आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, इस सबस्ट्रेट के साथ में, और उसी टाइम पे पैरेलली ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनवा रहा होता है। जैसे ये देखिए मेटल आयन है, मेटल आयन है, ये बीच में मेटल आयन है, यहां पे सबस्ट्रेट है, यहां पे एंजाइम है। तो ये क्या करेगा, ये मेटल आयन एंजाइम के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और उसी समय पे ये मल्टीपल, एक या उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सबस्ट्रेट के साथ में, और इन दोनों की बाइंडिंग को करवाने में रोल प्ले करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देते हैं किसके साथ में, जो एक्टिव साइट होती है, उन एक्टिव साइट में जो अमीनो एसिड होंगे उनकी साइड चेन के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, और उसी दौरान एक या उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं ये किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ में। ठीक है, तो ये दोनों क्या करवा रहे हैं, एंजाइम की और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन है, जिंक। जिंक किसका कोफैक्टर है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज नाम का एक एंजाइम होता है, प्रोटीन डाइजेशन में आएगा, उसका जो मेटल आयन है या कोफैक्टर है वो कौन है, जिंक है बेटा। कौन है, जिंक है। तो ये तो रही बात आपके इस चैप्टर की। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हो या पूछ सकते हो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको लोगों में साथ में दिख रहा होगा, उस पर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करिए कि सर ये बात है, अब बताएं। और अगर कोई वीडियो में इंप्रूवमेंट की कहीं गुंजाइश है या किसी पढ़ाने की चीज में आपको लगता है कि भाई कोई गुंजाइश है, तो आप मुझे डेफिनेटली बताएं। ठीक है, हालांकि मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से बेटा। ठीक है, अगर कहीं गुंजाइश है तो आप मुझे बताएं, मैं बिल्कुल इंप्रूवमेंट लाऊंगा उस चीज में। ठीक है, और किसी वीडियो क्वालिटी, किसी भी तरीके का आपका कोई राय हो, कोई सजेशन हो, वो डेफिनेटली आप मुझे दीजिएगा, मैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।